हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी। मैं हूँ स्वाति, किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। फिलहाल मैं किताब सुना रही हूँ आपको, मिस्टर इरिटेटिंग, और इसका मैं पढ़ने वाली हूँ अगला चैप्टर, आगे की कहानी। तो अभी तक आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको कोई और कहानी भी सुननी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि वो कहानी लेकर मैं हाजिर हो जाऊँ। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 11 मई, मैंने काव्या को फोन लगाया। हाय अनंत, उसने फोन उठाते ही कहा। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अरे बताओ तो। नहा रही हूँ डफर। लड़कियां अपने फोन का साथ कभी नहीं छोड़ती क्या? मुझे आधे घंटे में स्टूडेंट मॉल पर मिलो, मैंने कहा। आर यू मैड? आधा घंटा? तुम्हें पता भी है मटियारे चौराहे पर कितना ट्रैफिक होता है, और तैयार होने में भी कुछ टाइम लगता है, यू नो दैट। अच्छा ठीक है, 45 मिनट, मैंने कहा। ओके, 1 घंटा, डन। उसने अपना फैसला सुनाया। नाउ बाय, अब मुझे नहाने दो। फोन डिस्कनेक्टेड। 1 घंटे बाद, शाम 5 बजे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? काव्या ने अपना हेलमेट रखते हुए पूछा। वो समय की पाबंद थी। उसने ब्लू जीन्स और रेड टॉप पहन रखा था। टॉप के ऊपर शर्ट और शर्ट के बटन पूरे खुले हुए थे। एवरीथिंग इज ओके ना? नहीं, कुछ भी ओके नहीं है। तुम सुसाइड तो नहीं करने वाले ना? उसने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अच्छा बाबा, सॉरी, बताओ तो क्या हुआ? उसने अपनी चेयर को मेरे नजदीक किया। मैंने आंचल से हुई सारी बात को उसको बताया। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत रही। तो तुम अब क्या करने वाले हो? मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मतलब? उसने चौंकते हुए पूछा। परसों उसका बर्थडे है और मैं उसका पूरा दिन स्पेशल बनाना चाहता हूँ, सरप्राइजेस से, मैंने कहा। जैसे वो तुम्हारे सरप्राइज से खुश हो जाएगी, है ना? नहीं, पर अगर वो सरप्राइज पंकज ने दी हो तो? मैं कुछ समझी नहीं, उसने अपने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। देखो, उन दोनों की आपस में बात नहीं हो रही है और आशीष से खुश नहीं है। अगर उसे उसके बर्थडे पर पंकज के नाम से सारे गिफ्ट मिले तो उसका दिन स्पेशल हो जाएगा। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैंने काव्या को अपनी प्लानिंग बताई। और पंकज? उसे मैं बाद में संभाल लूंगा, जाएगा कहाँ, खोज कर निकाल लूंगा साले को। वो कैसे मेरी आशी का दिल तोड़ सकता है? युआ, कहते हुए वो रुक गई। आई नो आई एम इरिटेटिंग। नो, यू आर सो स्वीट। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से यार? मैं ऐसा ही हूँ, प्लीज आई नीड योर हेल्प यार। नो आई कांट, तुमने वादा किया था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। उसने अपना मुंह फेर लिया। हाँ, बस लास्ट टाइम प्लीज, हाँ, मेरे लिए। मैं अपनी भोली सी सूरत उसके सामने पेश कर दिया। आखिरकार मेरी भोली सूरत ने काम कर दिया। ओके, बट लास्ट टाइम, हाँ, और इसके बाद तुम उन दोनों के बीच में कभी नहीं आओगे, उसने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा। ये मेरे लिए एक धमकी थी। हाँ डन, ठीक है, मैंने उससे कहा। और तुम अपने बाल कैसे रखते हो, चंपू की तरह? उसने मेरे बालों को अपने हाथों से ऊपर किया, स्पाइकी। मैं आशी की बर्थडे को उसका बेस्ट डे बनाना चाहता था। मैं उसे सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहा था, वो भी अपने सौतन के नाम से। वो दोनों खुश रहें, मैं बस यही चाहता था। मैंने तय किया कि इसके बाद मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा और उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तो तू चाहता है कि उन दोनों की शादी हो और तू उसमें खाना सर्व करे, साजन ने गुर्राते हुए कहा। हम कॉलेज के बाहर हाईवे के बाईं ओर बने न्यू कॉम्प्लेक्स के फर्श पर बैठे थे। वहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जल्दी ही वहां एक और नई बिल्डिंग शक्ल लेने वाली थी। मैं कई महीनों के बाद अपने दोस्तों के साथ था। मुझे उनकी सख्त जरूरत थी। जब आप मुश्किल घड़ी में हो तो आपको अपने सच्चे दोस्तों की जरूरत होती है। मैं, अनिरुद्ध, साजन, सैंडी और सूर्य नारायण एक साथ थे। इसी बीच एक नई खबर मुझे मालूम हुई। विशाल कॉलेज छोड़ चुका था।
उसके पापा की पिछले महीने हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जिसकी वजह से वो जॉब विशाल को मिल गई। ये मेरे लिए एक बेहद दुख की खबर थी। मुझे अफसोस था कि उस घड़ी में मैं उसका साथ नहीं दे पाया। मैंने सूर्य नारायण का परिचय अपने सारे दोस्तों से कराया और उन सबको आशी के बारे में सब कुछ बता दिया। हमें हमारे दोस्तों को ना चाहते हुए भी सारी बातें बतानी पड़ती हैं, ताकि वो हमें अपना सुझाव दे सकें। तू सच में सीरियस है ना? सोच ले, हो सकता है ये सब करने के बाद वो तुझे फिर कभी ना मिले। साजन ने मुंह से धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोच लिया है। साजन ने अनिरुद्ध की ओर देखा। मैंने तो इसे पहले ही बोला था, मैं जिस मैटर में पढ़ता हूँ वो कभी सक्सेस नहीं होता है। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। अब छोड़ो ना आनंद, जो हो रहा है होने दो, हो जाए साले का ब्रेकअप। साजन ने सिगरेट का आखिरी टुकड़ा सैंडी की ओर बढ़ाया। साजन ने सैंडी को भी सिगरेट का आदी बना दिया था। संगति का असर दवा के असर से भी तेज फैलता है। मैंने उसे गुस्से में देखा। यार, तुम लोग लेक्चर देना बंद करोगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? सूर्य नारायण हर बार की तरह कंक्लूजन देना चाहता था। अनंत, आपको जैसा सही लगे वैसा ही करिए। गीता में कहा गया है, जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। साजन सैंडी एक दूसरे को देखने लगे। नारायण जी, ये कलयुग है, स्वर्ग लोक से वापस आ जाइए। साजन ने सूर्य नारायण को चिढ़ाते हुए कहा। कुछ अच्छा नहीं होगा। इस एज में वर्जिन लड़कियां मिलना भी बहुत मुश्किल है। साजन ने अपना मत देते हुए कहा, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आप ये कैसे कह सकते हैं? वर्जिनिटी इज नॉट अ बिग डील। सूर्य नारायण फर्श से उठकर बैठ गया। वो अपनी पैंट पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। मेरे दिमाग में भी आशी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैंने उसे इग्नोर करने की भरपूर कोशिश की। तुम क्या कहना चाहते हो नारायण, कि शादी से पहले वर्जिनिटी का कोई मतलब नहीं होता? अनिरुद्ध भी बहस में शामिल हो गया। इट डज नॉट मैटर फॉर मी। इफ आई एम नॉट अ वर्जिन, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर? सूर्य नारायण ने कहा। साजन सूर्य नारायण का मुंह देखता रह गया। क्या बोला बे इसने? साजन ने अनिरुद्ध की ओर इशारा किया। सूर्य नारायण ने अंग्रेजी के ये शब्द काफी जल्दी बोल दिए थे। भैया, मेरी वाइफ भले ही वर्जिन ना हो, पर ये बात मुझे कभी ना पता चले तो ही अच्छा है। साजन ने अपनी इच्छा जताई। और अगर तुझे बाद में पता चल जाए कि वो वर्जिन नहीं थी तो? अनिरुद्ध ने मजे लेते हुए कहा। साजन ने कोई जवाब नहीं दिया। यार, तुम लोग ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं उन पर चिल्लाया। मेरे चिल्लाने का एक और मकसद था कि मैं आशी को किसी और के साथ इमेजिन नहीं करना चाहता था। कुछ पल शांति छाई रही। तेरे पास पैसे हैं इतना सब सरप्राइज प्लान करने के लिए? साजन पहली बार असली मुद्दे पर आया। मैं चुप रहा। चल ठीक है, कॉन्ट्री कर लेंगे। साजन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सैंडी हमेशा शांत और गंभीर रहता था, पर मेरी हेल्प करने में वो सबसे आगे रहता था। हम लोग 2-2,500 तक कलेक्ट कर लेंगे। सबके 500? सैंडी बोला। हाँ ठीक है, पर मेरी तरफ से 501, ये शुभ होता है, सूर्य नारायण ने कहा। अनिरुद्ध ने भी हामी भर दी। अब सबकी निगाह साजन पर थी। साजन ने अपना फोन निकाला। उसने किसी को कॉल लगाया। हाँ भाई विवेक यार, कुछ पैसे चाहिए थे यार, बस 2 दिन में वापस कर दूंगा। साजन की ये पुरानी आदत थी। वो एक से पैसे मांगता, फिर अगले दिन किसी दूसरे से पैसे मांगकर पहले को दे देता, और कुछ दिनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहता। थैंक यू यारो, मैंने खुश होते हुए कहा। थैंक यू अपने पिछवाड़े में डालो, अब चल सुट्टा पिला। अब मेरे पास कुछ घंटों का वक्त था। मुझे सरप्राइज के लिए सारी प्लानिंग करनी थी। मैं आशी का पूरा दिन स्पेशल बनाना चाहता था, और सबसे जरूरी बात, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे। मुझे अब किसी बात का कोई डर नहीं था। मैंने आंचल को अपने प्लान के लिए कन्विंस कर लिया और आशी को इसके बारे में कुछ भी ना बताने को कहा। मैंने अपने वफादार दोस्तों की लिस्ट बनाई, जिसमें आंचल, उसकी 2 फ्रेंड्स, अनिरुद्ध, साजन, सूर्य नारायण और सैंडी थे। मैंने आशी के पहले गिफ्ट का प्लान बनाया।
उसकी व्हाट्सएप पर कलेक्ट की गई अब तक की सारी फोटोज का कोलाज बनवाया और उन सबको एक एल्बम में लगा दिया और उसके साथ एक कैडबरी सेलिब्रेशन चॉकलेट। मैंने उन सबको अट्रैक्टिव तरीके से पैक किया और गिफ्ट के ऊपर आशी के नाम का पहला लेटर ए सबसे ऊपर और पंकज के नाम का पहला लेटर पी सबसे नीचे लिखा। मैंने सबसे पहला गिफ्ट ठीक 12 बजे रात को आशी के रूम में पहुंचवाया, जिसके लिए मैंने अपने फोन पर मैसेज भी टाइप कर रखा था, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। पर मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। मैं उसके लिए अब और इरिटेटिंग नहीं बनना चाहता था। मैंने पहले गिफ्ट के साथ उस दूसरे गिफ्ट का भी क्लू दिया, जिस पर लिखा था योर फेवरेट कॉफी शॉप एट 9 AM। मेरी धड़कनें तेज चलने लगी। मुझे डर था कि कहीं उसे पता ना चल जाए। रात 12:10 पर मुझे जो मैसेज मिला, मिशन कंप्लीटेड एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। मैंने राहत की सांस ली। अब पहले मिशन के बाद इंतजार था सुबह के 9 बजने का, जिसके कारण मैं रात भर सो नहीं सका था। मैंने अपने अगले मिशन के लिए अपने सज्जन दिखने वाले सूर्य नारायण को फील्ड में भेजा। आशी 9 बजे नेस्कैफे के पास आ गई। उसके साथ आंचल भी थी। मैंने सूर्य नारायण को कॉल लगाया। हाँ बोलिए अनंत जी, उसने फोन उठाते ही बोला। भाई अनंत नहीं पंकज, मैंने दबे आवाज में उससे कहा। अब आपके बगल में वो लड़की दिख रही है जिसने कॉलेज ड्रेस पहन रखा है, बिल्कुल क्यूट सी, वो जिसकी छोटी छोटी गोल आंखें हैं और लंबे बाल। उसे समझा ही रहा था कि उसने बिना कुछ सने आशी को जाकर गिफ्ट दे दिया, जिसमें एक गणेश जी की मूर्ति थी, जिसे सूर्य नारायण ने देने को सजेस्ट किया था, जिसके कवर के ऊपर ए और नीचे भी ए लिखा हुआ था। मैंने फोन पर सूर्य नारायण को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सुना। सैंडी दूर से ही DSLR को जूमिंग फैसिलिटी से इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। स्टूडेंट्स की भीड़ में कोई उसे पहचान नहीं सकता था। आशी खुश लग रही थी। मैंने उसे कई दिनों के बाद खुश देखा था, पर शायद इस खुशी का कारण पंकज का गिफ्ट था। उसे अगला क्लू मिला, योर फेवरेट लंच टेबल, जहां मैं आशी से हमेशा मिलता था, क्योंकि वो उसकी फेवरेट टेबल थी, जिसके कॉर्नर पर ओम लिखा हुआ था, जो कि महादेव का नाम है। वो वहां पहुंच गई। मैं भागकर स्टूडेंट मॉल के पीछे वाली गेट की ओर दौड़ गया। वहां उस टेबल पर पहुंचने से पहले ही मैंने गिफ्ट रखा हुआ था, जिसकी निगरानी में साजन खड़ा था। इस गिफ्ट में एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर ए अक्षर बना था और उसके साथ एक बर्थडे कार्ड था। इस गिफ्ट के कॉर्नर के ऊपर एस और नीचे एन लिखा था। इस बार वो थोड़ी असमंजस में लग रही थी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसने गिफ्ट ले लिया। वो आंचल से बातें करने में व्यस्त हो गई। अचानक उसने साजन को बुलाया। मैं दूर खड़े सब नजारा देख रहा था। साजन उसके नजदीक जाने लगा। मैंने साजन को ना जाने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश की। मुझे डर था कहीं साजन गुस्से में सब कुछ बता ना दे। उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से चली गईं। मैं भागकर साजन के पास पहुंचा। मैंने उसे गेट के पीछे खींचा। क्या हुआ? मैंने हांफते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वो गुस्से में बोली किसने दिया है। तो तुमने क्या बोला? बोल दिया साला पंकज फ्रेंड है मेरा, उसने दिया है तुम्हें देने को। फिर क्या? खुश होकर चली गई? थैंक गॉड। मैंने एक गहरी सांस ली। वो खुश तो थी ना? मैंने उससे कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ बे, क्यों मरवा रहा है अपनी? कहता हुआ वो वहां से निकल गया। मैंने आंचल को अपनी फाइनल प्लान के बारे में बता दिया था। मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बुक कर रखा था, शुगर एंड स्पाइस, जहां उसके बर्थडे का केक रखा गया था और उसके सारे परिचित फ्रेंड्स को वहां इनवाइट किया गया था। बस पंकज के बारे में मुझे अब भी कुछ नहीं पता था। वो लखनऊ के किसी कॉलेज में पढ़ता था, पर मुझे पता था कि मैं उसे भी कन्विंस कर लूंगा। मैं दोपहर से ही उस रेस्टोरेंट को सजाने में लगा था। मैं चाहता था कि ये उसके लाइफ का बेस्ट सरप्राइज हो। मैं बस उस चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। काव्या को मैंने लास्ट सरप्राइज के लिए बता रखा था, जो वो पार्टी के बाद लाने वाली थी। उसमें
आशी का फेवरेट ड्रेस था। उस डायरी में लिखी गई उसकी दूसरी ख्वाहिश, जिसे उसने अपने डांस परफॉर्मेंस के दिन पहना था। मैंने आंचल को मैसेज करके सब कुछ समझा दिया और उसे आशी को प्रैक्टिकल के बाद किसी भी बहाने से वहां लाने को कहा। हर सेकंड घंटों की तरह लग रहे थे। मैं उस रेस्टोरेंट को सजाने में लगा हुआ था, जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी मदद कर रहे थे, बेशक मुझे गालियां देते हुए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ भी करूं। शाम के 4 बजे मैंने दूर से आंचल और आशी को आते देखा। आशी सफेद सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बाजुएं पारदर्शी थीं। मैं अपनी टीम को एक्टिवेट कर दिया। सब अपने अपने काम में लग गए। सैंडी का काम था पूरे मूवमेंट को कैमरे में कैद करना। सूर्य नारायण और साजन का काम था रेस्टोरेंट के बाहर नजर रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भागता हुआ रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से अंदर आया। अबे कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे। मैंने उसके देर से आने का कारण पूछा। अरे यार, आज फिर से कॉलेज के बाहर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इन सालों को इतना बड़ा कॉलेज नहीं दिखता, उसने शिकायत करते हुए कहा। अच्छा, अब जा और मैनेजर को सब कुछ समझा दे और सीधे यहीं आना। मैं अनिरुद्ध को आशी के सामने नहीं भेज सकता था, क्योंकि आशी को शक हो जाता। अचानक रेस्टोरेंट के गेट के पास आकर वो दोनों रुक गईं। आशी फोन पर किसी से बातें करने लगी। कहीं पंकज ने तो कॉल नहीं कर दिया? मेरे सारे सरप्राइज पर पानी फिर जाता। मैं बस महादेव से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों वापस गेट की तरफ जाने लगी। मेरी जान में अब जान आ गई। मैं भागकर पीछे रेस्टोरेंट के किचन में घुस गया, जहां वो मुझे नहीं देख सकती थी। आशी कमरे के अंदर दाखिल हुई। आंचल भी उसके साथ थी। मैं कमरे में अंधेरा कर रखा था। वहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आशी रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, मैंने कमरे की लाइट का स्विच ऑन किया। पूरा रूम उजाले से जगमगाने लगा। चारों तरफ बलून बिखरे हुए थे और सामने दीवार पर आशी की बड़ी सी फोटो, जिसमें वो शर्माते हुए नजर झुकाई हुई थी। वो मेरा सबसे पसंदीदा फोटो था। कमरे के ऊपर लगे साउंड से बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चलने लगा। वो मुंह पर हाथ रखे चारों तरफ देखने लगी। उसे ऐसे सरप्राइज की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पूरी तरह से हैरान थी। मैं किचन के झरोके से उसे देख सकता था। कमरे के बीच में एक टेबल रखा गया था। उस टेबल पर एक बड़ा सा केक, जिस पर आशी और पंकज लिखा हुआ था। मेरे दिल ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं अपनी आशी को किसी और का कैसे होने दे रहा हूं, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता था। मैं उससे दूर कैसे जा सकता हूं? पर शायद मुझे उससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो पंकज के साथ खुश है और उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। इसके बाद मैं उन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। मैंने आंचल को आशी को देने के लिए एक कार्ड दिया था, जिस पर लिखा था, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, सॉरी टू इरिटेट यू, मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे मैंने इस पूरे इवेंट के बाद आशी के बैग में चोरी से डालने को कहा था। पर ये क्या, आंचल ने उसे ये कार्ड अभी क्यों दे दिया? कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए। मैंने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। मैंने कुछ पल के लिए लाइट ऑफ कर दी और उसके सारे फ्रेंड जो अभी पार्टी रूम से बाहर खड़े थे, मैंने उन्हें अंदर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से लाइट्स ऑन की। पूरा रूम हैप्पी बर्थडे से गूंज पड़ा। आशी फिर अपने मुंह को ढके चारों तरफ हैरान होकर देखने लगी। आंचल भी तालियां बजाने लगी। मैंने देखा मेरा कार्ड अब भी आशी के हाथ में था। वो बहुत खुश थी। शायद अब मेरा सारा काम हो चुका था, तो मैं जाना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा पहला प्यार,
मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब दूर हो चुके थे। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी आशी मुझसे दूर जा चुकी थी। अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। मैंने उसे कैसे अपने से दूर कर दिया, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता था। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा, पर आज तो ये मानो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब मैं वहां से जाना चाहता था। मैं खुद को संभालने की हालत में नहीं था। सब पार्टी करने में व्यस्त थे। अचानक सारा शोरगुल बंद हो गया। मैंने पलटकर देखना चाहा कि कहीं लाइट तो नहीं चली गई। मैं अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मुड़ा। सामने आशी खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसके हाथ में वो कार्ड अब भी था जिस पर मिस्टर इरिटेटिंग लिखा हुआ था। वो चेहरा जिसे मैं आज हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला था, वो एक बार फिर से मेरी नजरों के ठीक सामने था। उसकी आंखें नम थीं। वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। सारे लोग पीछे खड़े हमें देख रहे थे। पूरा माहौल एकदम शांत था। किसी के बोलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे पॉकेट में टेस्टर और प्लास अब भी लटका हुआ था। वहां गहरी खामोशी पसरी हुई थी। आशी बिना पलके झपकाए मुझे लगातार देखे जा रही थी। सॉरी आशी, पंकज ने बोला था ये सब करने को, मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वो मेरे गले से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने मुझे पूरी तरीके से जकड़ रखा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी आंखों से निकल रहे आंसू मेरे कंधे को गीला कर रहे थे। मैं पहली बार उसकी बाहों में था। सब चिल्लाने लगे, तालियां बजने लगी। मेरी मेहनत से फुलाया हुआ बलून फोड़ा जाने लगा। वो अब भी मेरी बाहों में थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उस पर रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसके गाल मेरे गाल से चिपके हुए थे और उसके लंबे सिल्की बाल मेरे चेहरे पर बिखरे पड़े थे। मैं उस लम्हे को कैद करना चाहता था। काश कि हम सदियों तक ऐसे ही रहें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था उसके सिवा। उसकी तेज धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरे शर्ट पर अपने आंसू पोंछते हुए वो मुझसे अलग हुई। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और हल्की लाल नाक में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। हम किचन से बाहर आए। सबने हम दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सैंडी और साजन भौचक्का होकर ये सब देख रहे थे। अनिरुद्ध आंचल से इस बदलाव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने आशी की ओर देखा। वो अपने आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसके बालों की लटें उसको फिर से परेशान करने लगी। मैं धीरे से उन लटों को उसके कान के पीछे ले गया। वो मुझे देख रही थी। उसके गुलाबी होंठ पूरी तरीके से सूख चुके थे। डोंट वरी, पंकज मान जाएगा, मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। वो हंसने लगी। पागल, कौन पंकज? आंचल भी हंसते हुए हमारे नजदीक आ गई। कौन पंकज? उसने मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। सारी लड़कियां हंस रही थीं। सैंडी और साजन मेरी ओर देख रहे थे और मैं उनकी ओर। मतलब पंकज तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा। बुद्धू, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसका, ये सब प्रैंक था, आंचल ने कहा। आशी मेरी शक्ल को देखकर हंस रही थी, पर मुझे तो उसकी यही हंसी देखनी थी। व्हाट द मतलब क्यों? मैंने पूछा। साजन भागकर मेरे पास आ गया। तो तुम लोगों ने इसे चूतिया मतलब बेवकूफ क्यों बनाया? उसने पूछा। आंचल मेरी तरफ मुड़ी। इसी ने तो कहा था कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद जो आसानी से मिल जाए। आंचल ने मेरी आवाज की नकल करते हुए मुझे चिढ़ाया। हमने भी बस एक छोटा सा टेस्ट लिया कि ये आशी से सचमुच प्यार करता है या नहीं, और मिलना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। मुश्किल नहीं, खून के आंसू रोया है ये। आशी ने भोली सूरत बनाते हुए मेरे गालों को हिलाया। रियली सॉरी अनंत, उसने कान पकड़ते हुए कहा। मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तो तुमने क्या जाना? मैंने पूछा। I have no words, I'm speechless.
सैंडी अब भी मेरी बेइज्जती की रिकॉर्डिंग करने में लगा था, जो मेरी लाइफ का सबसे खास मोमेंट था। साजन मेरे कान में फुसफुसाने लगा, प्रपोज मार, प्रपोज मार, प्रपोज मार। शायद आशी ने ये सुन लिया था। आंचल भागकर रिसेप्शन के पास से बाउल में लगा हुआ एक फूल लेकर आई, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ था। सारे लोग एक बार फिर से चिल्लाने लगे, अनंत, आशी, अनंत, आशी, अनंत, आशी। मेरा फोन बज रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। सब ने हमें एक गोल घेरे के बीच कर लिया। वैसे तो मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ। मैं पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने जाना था। मैंने फिल्मों में कई बार देखा था कि घुटनों पर बैठकर कोई रटा हुआ डायलॉग मारना प्यार की एक प्रथा होती है, जिसकी स्वीकृति के बाद आपको कपल होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर मैं अपना खुद का डायलॉग बोलना चाहता था, जो बस आशी के लिए हो। चारों तरफ से हूटिंग होने लगी। मैं अपने घुटने पर बैठ गया। आशी थोड़ा शर्मा रही थी। वो पलके झुकाए मुझे अपने पैरों के नीचे देखने लगी। आज मैं अपनी एंजल को प्रपोज करने जा रहा था। उसका चेहरा खुले बालों में ऐसे लग रहा था मानो काले बादल के बीच चमकता हुआ चंद्रमा। उसकी आंखों में मुझे अपनी जिंदगी नजर आ रही थी। अब मेरे डायलॉग की बारी थी। सारे लोग शांत हो गए। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। मेरा फोन एक बार फिर बजने लगा। काव्या इज कॉलिंग, मैंने स्क्रीन पर पढ़ा, पर उससे बातें करने का ये सही टाइम नहीं था। आंचल ने मेरा फोन छीन लिया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आशी को क्या बोलूं। क्या वो मेरी खामोशी नहीं समझ सकती? बोलोगे कुछ? आंचल वाइवा टीचर की तरह चिल्लाते हुए बोली। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यहाँ मेरे पास वो शब्द नहीं थे जिसे मैं आशी की तारीफ कर सकूं। ओफो, अच्छा कितना प्यार करते हो आशी से? आंचल ने फिर पूछा। मैंने आशी की ओर देखा, जो अपने लिए मेरे शब्द सुनना चाहती थी। प्यार? मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जो शब्दों में हो जाए वो प्यार ही क्या। आशी, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तुम्हारे खुशियों और गम के साथ जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं। आशी, विल यू बी माइन फॉरएवर प्लीज? मैंने प्लास्टिक के फूल को उसकी तरफ बढ़ाया। अगले ही पल मेरी लाइफ का पहला प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। उसने उस फूल को एक्सेप्ट कर लिया, जो अभी कुछ देर पहले किसी कोने में पड़ा हुआ था। मैं उसके पैरों के पास से ऊपर खड़ा हुआ। वो मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। आई नीड योर आंसर, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगले ही पल मैंने उसके नाजुक होठों को अपने गालों पर महसूस किया। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसके ठंडे होठ मेरे गाल पर कभी ना भूलने वाला चिन्ह बना गए। मिल गया आंसर, उसने कहा। सारे लोग तालियां बजाने लगे। सॉन्ग बजने लगा। तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। साजन ने पहले ही चाकू से केक पर पंकज के नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया था। आशी ने केक का पहला टुकड़ा मुझे खिलाया और फिर मैंने उसे, फिर अंत में मेरे सारे दोस्तों को, जिन्होंने मेरी काफी मदद की थी। आशी के हाथ से केक खाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। आंचल ने आशी के चेहरे पर केक लगा दिया। कुछ केक उसके बालों पर भी लग गए। वो उसे साफ करने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से केक का क्रीम और भी फैलने लग गया। उसने मेरी ओर इशारा किया। शायद उसे दिख नहीं रहा था कि केक ने उसके चेहरे को कहां कहां खराब करने की गुस्ताखी की थी। मैं उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को साफ करने लगा। सामने की भीड़ अपनी उपस्थिति की जानकारी ओहो की आवाजों से देने लगी। इस भीड़ को अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट के कॉर्नर में पड़े टेबल के सामने हम बैठ गए, बिल्कुल आमने सामने। मुझे आशी से बहुत सवाल पूछने थे, पर अभी मैं बस उसे जी भर के देखना चाहता था। मैं उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा, मानो सदियों बाद मैंने उसे देखा हो। वो मेरी आंखों के सामने हाथ फेरने लगी। Who cares?
किसे थी परवाह? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, रियली सॉरी अनंत। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस अपनी दुनिया को उसकी आंखों में देख रहा था। प्लीज फॉरगिव मी ना, उसने विनती करते हुए कहा। नो चांस, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ओके सर, मैं हर सजा सुनने के लिए तैयार हूँ, बस फांसी मत देना, मैं अभी मरना नहीं चाहती। हाँ उसने हंसते हुए कहा। सारे लोग केक और कोल्ड ड्रिंक्स में व्यस्त थे। साजन और अनिरुद्ध रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ पैसे कम कराने में लगे थे, जो उनकी पुरानी आदत थी। तो क्या है मेरी सजा? आशी अपनी सजा सुनने को तैयार थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाओगी, मतलब कभी नहीं। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं, ना ही मेरे पास सलमान जैसी बॉडी है। मेरे पास बस एक छोटा सा दिल है जो बस तुम्हारा है। मैंने बस तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा तुम ही से करता रहूंगा। प्लीज आशी, इस दिल को कभी मत तोड़ना। इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उसे अब कभी नहीं खोना चाहता था। मैं उसे किसी भी पंकज का नहीं होने देना चाहता था। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। इस हाथ को छोड़ने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। मैं बस उसके जवाब का इंतजार करने लगा। तुम्हें पता है अनंत, मेरे लिए प्यार शब्द की बहुत अहमियत है। मुझे लगता था प्यार बस कहानियों और फिल्मों में ही होता है। मैं बस अपने में ही खुश रहती थी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्यार में झूठे वादे करते हुए, बहाने बनाते हुए। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे प्यार करे, बस मुझसे। उसने बस मुझसे शब्द पर जोर दिया। मैं जैसी भी हूं, जो भी मेरा पास्ट हो, वो मुझ में बस मुझे ही देखे। और फिर तुम मिले। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे कब और कैसे प्यार हुआ, पर मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी से प्यार हो गया था। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम्हारी हर छोटी छोटी हरकतें मुझे पसंद थी, क्योंकि उन सब में एक सच्ची फीलिंग होती थी। देखो, हम लड़कियां ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है। मुझे भी पता चल गया था दैट यू लव मी। तुम्हारे संस्कृत वाले फ्रेंडशिप कार्ड से लेकर तुम्हारा छुपकर मुझे ख्वाबों की डायरी देना, तुम्हारा हमेशा मेरे लिए परेशान होना, और अब मेरे लिए इतनी बड़ी सरप्राइज। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? मुझे आंचल ने सब बता दिया था। और मुझे पता है तुम जानबूझकर उस दिन ऑडी में गर्ल्स ट्रायल रूम में गए थे, है ना? उसने आंखें तरेरते हुए कहा। मैं हंसने लगा। आपके बाद ये नहीं चलेगा, ओके? और तुम इतने डफर हो, तुमने बर्थडे पर क्लू में क्या लिखा था? योर फेवरेट कॉफी शॉप, फेवरेट टेबल। बुद्धू, ये जगह कोई पंकज होता भी तो कैसे जानता? ये तो बस तुम्हें और मुझे पता था ना। अरे हाँ, ओ शिट, मैं भी पागल हूँ। एक्चुअली तुमने सही बोला, डफर हूँ। मैंने खुद को कोसते हुए कहा। Who said you are डफर? पर अभी तुमने ही तो। हाँ, आई नो यू आर डफर, बट यू आर माई डफर ना। किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें डफर बोलने का, खुद तुम्हें भी नहीं, ओके? ये शायद उसके प्यार करने का तरीका था, पर ये तरीका मुझे अच्छा लगा। पर तुम्हारा हर्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन व्हाट्सएप पर ब्लॉक, अनफ्रेंड, इग्नोरेंस, फर्जी का बॉयफ्रेंड, सारे जुल्म एक साथ। वो फूटकर हंस पड़ी। सॉरी, ये बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था। मैं तो तुमसे उसी दिन बताना चाहती थी जब तुमने मुझे अपने सो कॉल डेट पर बुलाया था। मुझे लगा शायद तुम कुछ बोलोगे। उसने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। तो क्या जरूरी है कि मैं ही बोलता? लड़कियां अपने प्यार का इजहार पहले नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, पर अगर वो एक बार टूट जाए ना, तो फिर जल्दी नहीं जोड़ पाती। इसलिए सामने वाले की फीलिंग जानना चाहती हैं वो। कोई तो रोक लो इन्हें, आंचल ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। मैंने हड़बड़ी में आशी का हाथ छोड़ना चाहा, पर उसने नहीं। मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरा हाथ जकड़ रखा था। मैंने भी वापस उसका हाथ पकड़े रखा। मैडम, चाहो तो आज आप यहीं रुक सकती हो, पर इट्स 7:30, हमें हॉस्टल भी जाना होता है। और अब प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब तुम्हें यही झेले तो अच्छा है। तुम इसे पागल करो और ये तुम्हें। वैसे मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है आंचल। मैंने आंचल की ओर देखते हुए कहा। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है।
अच्छा जी, सोच लो, आशी मेरी रूममेट है, तुम कुछ कर नहीं सकते। शी लव्स मी मोर देन यू। यू लव मी नो बेबी? आंचल ने आशीष से पूछा। यस बेबी, बट नॉट मोर देन माई डफी, आशी ने कहा। डफी? ये कौन है? मैंने पूछा। मेरा पुराना बॉयफ्रेंड। वो हंसने लगी। ऑफ कोर्स यू डफर, बट डफर अच्छा नहीं लगता ना, तो यू आर माई डफी। लड़कियों का नाम रखने के मामले में महारत हासिल होती है। ये आपके जन्म से रखे नाम को पल भर में अपने मूड के अकॉर्डिंग बदल सकती हैं। सो अब से मैं भी अनंत से डफर, सॉरी मॉडिफाइड डफी बन गया था। अचानक एक नए सॉन्ग के बजने पर आंचल वापस डांस करने के लिए अपने ग्रुप में भागी, जहां साजन और अनिरुद्ध उस ग्रुप का पूरा साथ दे रहे थे। अनंत, यू नो, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसकी वजह से ही मैं तुमसे मिल पाई, उसने आंचल की ओर देखते हुए कहा। आंचल अपने डांस में मशगूल थी। वो सच में एक खुले दिल की लड़की थी। अनंत, थैंक यू टू मेक माई डे ऑसम, उसने कहा। आशी, थैंक यू टू एग्जिस्ट इन माई लाइफ, और कभी भी तुम्हें इरिटेट करने के लिए बिग सॉरी, मैंने कहा। किसने कहा कि तुमने मुझे इरिटेट किया? उसने अपनी पतली भौहें सिकोड़ ली। इट्स ओके यार, मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने ये सब इरिटेटिंग हरकतें की होंगी। अरे लेकिन तुमने कभी कोई इरिटेटिंग हरकत नहीं की। आई लव्ड इट व्हाट यू डिड फॉर मी। शायद तुमने कभी काव्या से गलती से बोल दिया हो जब वो तुमसे पूछने आई थी। काव्या? ये कौन है? अरे मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिली, आशी ने कहा। क्या? पर उसने तो कहा। और अभी तक ये आई क्यों नहीं? लास्ट सरप्राइज गिफ्ट तो वही लाने वाली थी पार्टी के बाद। मैं अपना फोन ढूंढने लगा। मुझे याद आया, फोन तो आंचल ने छीन लिया था। अनंत, ये काव्या कौन है? आशी ने दोबारा पूछा। मैं आंचल की ओर दौड़ा। मैंने उससे अपना फोन वापस ले लिया। काव्या के 5 मिस्ड कॉल पड़े थे। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। फोन जल्दी ही उठ गया। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है कितना लेट हो रहा है? मैंने फोन उठाते ही उस पर चिल्लाया। कौन? सामने से किसी पुरुष की आवाज आई। ओह सॉरी, ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, तो मुझे लगा वही होगी। आप कौन? मैंने पूछा। आप अनंत बोल रहे हैं क्या? उसने बिना जवाब दिए मुझसे सवाल किया। हाँ, पर आपको कैसे पता? और काव्या कहाँ है? तुम्हारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सहारा हॉस्पिटल आ जाओ। लास्ट कॉल तुम्हारे ही नंबर पर था, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या? एक्सीडेंट? कैसे? फोन कट चुका था। एक्सीडेंट सुनकर आशी मेरे नजदीक आ गई। सब शांत खड़े मुझे देखने लगे। गाना बजना बंद हो गया। काव्या तो आशी के लिए उसका लास्ट गिफ्ट लेने गई थी, वो ड्रेस जो मैंने उसके डांस परफॉर्मेंस के दिन पहने हुए देखा था, जो आशी की फेवरेट थी। तो अनिरुद्ध ने जिस एक्सीडेंट के बारे में बताया था वो काव्या थी, और मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सैंडी की ओर भागा। मैंने उससे बाइक की चाबी मांगी और रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। मैं बस अपने पीछे आशी की कुछ शब्दों को ही सुन पाया था। तो इस कहानी को अभी यहीं विराम देते हैं। क्या हुआ काव्या का, ये जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि काव्या ठीक थी या नहीं थी, क्या हुआ था काव्या के साथ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ आपके लिए और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये कहानी पसंद आ रही है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी को सुन सकें। हो सकता है किसी और को भी ये कहानी रिलेटेबल लगे। फिलहाल बाय बाय।